अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। सॉरी मैंने बहुत दिन से फिजियोलॉजी का लेक्चर नहीं किया आपके लिए, तो आज से हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर हफ्ते एक इसका लेक्चर ना मैं दूँ। तो हम लोगों ने पूरा आरबीसी कर लिया था, एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया सब कुछ कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स की तरफ, यानी कि डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आज के लेक्चर का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर all first year MBBS and BDS students will be able to, number 1, describe the structure of the white blood cells, its types and its genesis. Number 2, differentiate between granulocytes and agranulocytes, differentiate between monocytes and tissue macrophages, describe the function of the leukocytes. ठीक है, तो जब ये लेक्चर खत्म होगा ये सब आपको आ जाना चाहिए। सही, तो हमें ल्यूकोसाइट्स मतलब क्यों अल्लाह मियां ने हमारी बॉडी में बनाए, क्योंकि दे कन्फर रेजिस्टेंस टू द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो हमारी बॉडीज दे आर एक्सपोज टू कंटिन्यूली टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, पैरासाइट्स। आवर बॉडीज हैव अ स्पेशल सिस्टम टू कॉम्बैट डिफरेंट इन्फेक्शंस एंड टॉक्सिन्स. This is comprised of blood leukocytes, white blood cells and tissue cells derived from leukocytes. The cells work together in two ways to prevent disease: by actually destroying invading bacteria or viruses by phagocytosis, and number 2, by forming antibodies and sensitized lymphocytes, one or both of which may destroy or inactivate the invader. अब मतलब है कि जो भी पैथोजन इन्वेड करे अगर हमारी बॉडी में, जो भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पैरासाइट हो, फंगस हो, कोई टॉक्सिन हो, व्हाटएवर, तो दो तरह से वाइट ब्लड सेल्स उसको कॉम्बैट करते हैं। एक तो मतलब डायरेक्टली भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस से, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ा था, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, वही चीज। फिर डायरेक्टली भी किल कर सकते हैं, और या फिर एक ऐसी चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी, या फिर एक्टिवेटेड या सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, वो फिर उसको कॉम्बैट करते हैं या किल करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, एंटीबॉडीज वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर उनको बना के करते हैं। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट्स जो है ना, उनको आप जाहिर व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। दे आर मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। दे आर फॉर्म पार्शली इन द बोन मैरो, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है अभी हम क्लासिफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा ग्रेन्युलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स। दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड पार्शली इन द लिम्फ टिश्यूज। ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स वो लिम्फ टिश्यू में बनते हैं। ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट जो है ना, वो बोन मैरो में बनते हैं। आफ्टर फॉर्मेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। अब टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स या कैसे क्लासिफाई करेंगे, दो तरह के होते हैं, याद रखें। एक को कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरे को कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। जहां पे भी ए लगा हुआ है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसका मतलब होता है एब्सेंट या नहीं है वहां पे वो चीज। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट का मतलब हो गया ग्रेन्यूल्स हैं उसके साइटोप्लाज्म में। ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब हो गया उसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे ना डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, आप प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो उसमें आप देखें जब स्टेन करते हैं साइट को, तो उसमें ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे, और जिसमें ग्रेन्यूल्स नजर नहीं आएंगे वो ए ग्रेन्युलोसाइट होंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ल्यूकोसाइट्स की? 6 टाइप्स ऑफ व्हाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। नंबर 1, ग्रेन्युलोसाइट। अब फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं 3 में। एक को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, दूसरे को कहते हैं पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर इओसिनोफिल्स, तीसरे को पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर बेसोफिल्स। और ये सब स्टेनिंग के बेस पे है, यानी इओसिनोफिल जो है, बेसोफिल बेसिक डाई से, इओसिनोफिल जो है वो इओसिनोफिल डाई से, और न्यूट्रोफिल में दोनों तरह के बेसिक और एसिटिक दोनों तरह की डाई से वो स्टेन होते हैं। ठीक है, और पॉलीमॉर्फ इसलिए कि जो मल्टीपल लोब्स होते हैं उसके न्यूक्लियाई में। ए ग्रेन्युलोसाइट्स फर्दर सब डिवाइड हो रहे हैं मोनोसाइट्स पे, लिम्फोसाइट्स पे और प्लाज्मा सेल्स। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा सेल के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल्स की जेनेसिस, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, जैसे हमने पढ़ा था एरिथ्रोब्लास्ट की जेनेसिस बोन मैरो में जब होती है, प्रोइथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट और फिर रेटिकुलोसाइट्स कितने सारे थे उसमें। ठीक है, इसी तरह से इनकी जो है बनते जो हैं ये सब बोन मैरो के प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स हैं। प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल फिर
कमिटेड स्टेम सेल बनाता है। कमिटेड स्टेम सेल मतलब एक कमिट हो जाता है कि वो लीनियज बनाने लगे आरबीसी की, एक कमिट हो जाता है कि वो ल्यूकोसाइट बनाने लगे, और एक कमिट हो जाता है तो प्लेटलेट्स बनाने लगता है। तो जो कमिटेड स्टेम सेल्स प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल से वाइट ब्लड सेल बनाने लगे ना, तो वो फिर पहले क्या बनाते हैं? नंबर 1 माइलोब्लास्ट जो डेवलप हो रहा है, माइलोब्लास्ट कहते हैं उसको, फिर प्रोमाइलोसाइट बनता है, फिर न्यूट्रोफिल माइलोसाइट बनता है, ये न्यूट्रोफिल की डेवलपमेंट हो रही है, फिर यंग न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, बैन न्यूट्रोफिल मेटामाइलोसाइट, एंड फाइनली मैच्योर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जेनेसिस होती है ईओसिनोफिल्स की, ईओसिनोफिल माइलोसाइट बनता है, फिर ईओसिनोफिल मेटामाइलोसाइट बनता है, फिर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर ईओसिनोफिल बन जाता है। इसी तरह जेनेसिस ऑफ बेजोफिल होती है, बेजोफिल माइलोसाइट बनता है, फिर बेजोफिल मेटामाइलोसाइट बनता है, फिर पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर बेजोफिल बन जाता है। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख लें, ऊपर देखें माइलोसाइट्स ये बन रहे हैं ना, तो नीचे वाला जो है 4 और 8 और 11 आप देखिए, तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स बन रहे हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में प्लूरीपोटेंशियल स्टेम सेल्स ऊपर हैं, फिर कमिटेड स्टेम सेल हैं, फिर उन्होंने बनाया मतलब माइलोसाइट लीनिएज बनाई, तो क्या बनाएंगे? माइलोब्लास्ट बनेगा पहले, दूसरा माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोब्लास्ट, और नीचे वाला देखें फिर डेवलप होके वो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल बन गया। ठीक है, इसी तरह ईओसिनोफिल और बेजोफिल। अब इनमें स्टेनिंग का डिफरेंस है ना, कि जो बेजोफिल्स हैं वो ब्लूइश या पर्पलिश हैं, बाकी ये जो ईओसिनोफिल्स हैं वो पिंकिश कलर के हैं। ठीक है, इसी तरह जेनेसिस ऑफ लिम्फोसाइट्स देखें, लिम्फोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, और फिर वो लिम्फोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। मोनोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स ये सब टाइप हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स की। अच्छा, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स जो ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म पॉलीज बिकॉज ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियाई जो मैंने बता दिया। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट का जो फंक्शन है ना, दे प्रोटेक्ट द बॉडी एज देयर फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, द लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स आर सेल्स फंक्शन इन कनेक्शन विद द इम्यून सिस्टम। जो हम पहले सारा ये पढ़ लें तो फिर हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरह ये एक्ट करते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कितने होते हैं ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल ब्लड में, तो आप किस तरह से बताएंगे कि ल्यूकोसाइट कम हुए हैं ज्यादा हुए हैं। इन्फेक्शन होगा तो जाहिर बात है कि ल्यूकोसाइट बढ़ जाएंगे, इसलिए कि उनका काम है कॉम्बैट करना बैक्टीरिया या वायरस से जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो कितने होते हैं? 4000 to 11,000 WBCs होते हैं टोटल हमारे पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, ऑफ टोटल WBCs द नॉर्मल परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर, मतलब न्यूट्रोफिल कितने होते हैं? पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल 62% होते हैं, ईओसिनोफिल्स 2.3% होते हैं, बेजोफिल्स 0.4% होते हैं, मोनोसाइट्स 5% होते हैं, लिम्फोसाइट 30% होते हैं। ठीक है, ये सब अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराएं, चेक कराएं ब्लड में, तो ये सब लिखा हुआ होता है उसमें। ठीक है, कि कितने हैं, कितने परसेंट, ये सारी चीज़ें तो आप उसे देख के अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर फॉर्म ओनली इन द बोन मैरो। ठीक है, लेकिन लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स दे आर प्रोड्यूस मेनली इन द वेरियस लिम्फॉइड टिश्यू। अब लिम्फॉइड टिश्यू जो है थोड़ा वो बोन मैरो में भी है, तो बोन मैरो में भी थोड़े बनेंगे, लेकिन बाकी जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो लिम्फ ग्लैंड्स में है, स्प्लीन में है, थाइमस में है, टॉन्सिल में है, और बोन मैरो में भी है, और पायर्स पैचेस। पायर पैचेस क्या है? गट की सब म्यूकोजा के नीचे कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू, तो वहां पे भी ये बनते हैं। ठीक है, WBCs are formed in the bone marrow. They are stored within the marrow until they are needed in the circulatory system. Then when the need arises, various factors cause them to be released. वो हम सब पढ़ेंगे कि क्या जब कोई इन्वेजन होता है पैथोजन का तो किस तरह से वो रिलीज होते हैं, वैसे तो वो स्टोर होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ WBCs, अब हमने पढ़ा था कि भाई लाइफ स्पैन ऑफ RBC 120 डेज है, लेकिन WBC की देखिए लाइफ ऑफ द ग्रेनुलोसाइट 4 to 8 hours सर्कुलेटिंग इन द ब्लड एंड 4 to 5 days इन द टिश्यू। यानी कि टिश्यू में आ गया तो 4 to 5 days बढ़ जाती है, वरना 4 to 8 hours होती है। इन टाइम्स ऑफ सीरियस इन्फेक्शन लाइफ स्पैन इज शॉर्टेंड टू ओनली अ फ्यू आवर्स एज द ग्रेनुलोसाइट प्रोसीड मोर रैपिडली टू द इन्फेक्टेड एरिया, परफॉर्म देयर फंक्शन इन द प्रोसेस themselves are destroyed। मतलब जब वो कॉम्बैट कर चुके हैं तो वो ऑटोलिसिस हो जाती है उनकी।
टिश्यू मैक्रोफेजेस, द मोनोसाइट्स ऑल्सो हैव शॉर्ट ट्रांजिट टाइम, 10 to 20 आवर्स होता है इन द ब्लड बिफोर वॉन्डरिंग थ्रू द कैपिलरीज मेम्ब्रेन्स इनटू द टिश्यूज. Once in the tissue, they swell to much larger size to become tissue macrophages, and this form can live for months unless destroyed while performing phagocytic functions. मतलब जो मोनोसाइट्स हैं वो जो ब्लड में होते हैं ना, तो 10 to 20 आवर्स उनकी लाइफ स्पैन होती है, लेकिन जब वो टिश्यू में पहुंचते हैं तो स्वेल होके और एक दूसरी फॉर्म में आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस. और जो वो टिश्यू में रहते हैं तो उनकी काफी मंथ्स की फिर हाफ लाइफ हो जाती है, और डिस्ट्रॉय वो उस वक्त होते हैं जब फैगोसाइटोसिस वो कर चुके हैं अगर कोई मतलब एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म की. These tissue macrophages are the basis of tissue macrophage system which provide continued defense against infection. अब जो ये टिश्यू मैक्रोफेजेस है ना, ये फिक्स हो जाते हैं टिश्यू में, ठीक है, और वहीं पे रहते हैं, और इनके फिर स्पेसिफिक नाम है ऑर्गन के हिसाब से, ठीक है. लिम्फोसाइट्स, अब देखिए लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटर होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में कंटिन्यूअली अलोंग विद द ड्रेनेज ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फोइड टिश्यू. अब हम जब हीमोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वीनस सिस्टम और आर्टीरियल सिस्टम के अलावा एक और पैरेलल सिस्टम है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. तो लिम्फ उसमें जो है ना वो जो लिक्विड है उसको हम लिम्फ कहते हैं. अब ये लिम्फ जो है वो ड्रेन कर रहा होता है सारे लिम्फेटिक टिश्यूज को, जैसे मैंने बताया कि स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स और पायस पैचेस, ये सब वहाँ से जो ये बना रहे हैं लिम्फोसाइट्स, वो सब वहाँ से ड्रेन होके वो कहाँ आते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से आके वीनस सिस्टम में आ जाते हैं, वीनस सिस्टम के थ्रू फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में, मतलब कंटिन्यूअली इस तरह लिम्फोसाइट्स हमारे सर्कुलेशन में आ रहे होते हैं. आफ्टर अ फ्यू आवर्स दे पास आउट ऑफ द ब्लड बैक इनटू द टिश्यू बाय डायपिटीसिस, देन स्टिल लेटर दे री-एंटर द लिम्फ एंड return to the blood again and again. Thus there is a continual circulation of the lymphocytes through the body, so that whenever they are needed anywhere, they are there to combat with the pathogen. The lymphocytes have life span of weeks or months. ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर लेगा तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑटोलिसिस हो जाएगी इसकी. डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन. अब डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन इनिशियली न्यूट्रोफिल और टिश्यू मैक्रोफेजेस से होती है, दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इंजूरियस एजेंट. और न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो अगर ब्लड में भी हो कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको ब्लड में ही वो किल कर सकते हैं. टिश्यू मैक्रोफेजेस आर एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कॉम्बैटिंग इंट्रा टिश्यू डिजीज एजेंट्स, यानी कि जो अगर टिश्यू में पहुंच गया कोई बैक्टीरिया ब्लड से, तो फिर टिश्यू मैक्रोफेजेस जैसे मैंने बताया था ना कि फिक्स हुए हैं वहां पे, तो वो वहां पे उससे मतलब ये कि उससे वो दे विल गेट रिड ऑफ इट, दे विल फैगोसाइटाइज देम. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं उसकी वाइट ब्लड सेल्स की. क्या है? डायबिटीसिस. क्या होता है डायबिटीसिस? आरबीसी भी करता है डायबिटीसिस का. मतलब ये है कि कैपिलरी के जो पोर हैं छोटे छोटे, उसमें से वो निकल सकता है, ठीक है, स्क्वीज थ्रू द पोर्स ऑफ द कैपिलरीज. जाहिर बात है अगर टिश्यू में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, ब्लड है उसमें, तो वहीं से तो ल्यूकोसाइट्स निकल के जाएंगे ना टिश्यू की तरफ, तो डायबिटीज की जरूरत होगी. नंबर 2, एमीबॉइड मोशन. अब जाहिर है जब तक एमीबॉइड मोशन नहीं होगा तो वो कैसे मूव करेंगे, तो वो सूडोपोडिया निकाल देते हैं, फिर उसके बाद वो मूव करते हैं. डायबिटीज होती है एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द डैमेज एरिया वेयर दे आर नीडेड टू कॉम्बैट विद द पैथोजन. ठीक है. कीमोटैक्सिस नंबर 3 एक उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं कीमोटैक्सिस. क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स आर अट्रैक्टेड टू द इन्फ्लेम्ड टिश्यू एरिया बाय द प्रोसेस ऑफ कीमोटैक्सिस. मतलब है कि जहां पे डैमेज कर रहा है बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आया हुआ और डैमेज कर रहा है, तो वहां पे बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं डेड बैक्टीरिया से भी और टिश्यू में से भी, मैक्रोफेजेस वगैरह में से भी. तो वो जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं ल्यूकोसाइट्स को कि इधर आओ और यहाँ पे इनका सद्भाव करो, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह का. तो इस प्रोसेस को कहते हैं कीमोटैक्सिस. और जो केमिकल्स वहां पे निकल रहे हैं जो उसको अट्रैक्ट करा रहे हैं उसको कहते हैं कीमोटैक्सिन्स. ठीक है, अभी हम देख लेंगे कौन कौन से कीमोटैक्सिन होते हैं. तो ल्यूकोसाइट्स की ना बहुत बड़ी ये खुसूसियत है, वो कीमोटैक्सिस के थ्रू उधर पहुंच जाते हैं. मैनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन द टिश्यू कॉज बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस
to come toward the source of chemical. This phenomena is known as chemotaxis, right? अब कीमोटैक्सिन्स अब क्या होते हैं जो अट्रैक्ट करेंगे ताकि कीमोटैक्सिस हो जाए ल्यूकोसाइट्स की. When a tissue becomes inflamed, many different products are formed that can cause chemotaxis towards the inflamed area known as chemotaxins. अब ये कीमोटैक्सिन क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, सम ऑफ द बैक्टीरियल एंड वायरल टॉक्सिन, यानी बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में आते हैं ना टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो डैमेज करता है टिश्यू को, और तो वो कीमोटैक्सिन है. नंबर 2, डीजेनरेटिव प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेम्ड टिश्यू देमसेल्व्स, यानी कि जो टॉक्सिन की वजह से डैमेज हो रहा है टिश्यू में वो भी जो है कीमोटैक्सिन है. सेवरल रिएक्शन प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, ये प्लाज्मा में प्रोटीन्स होती हैं तो वो भी कीमोटैक्सिन होती हैं जो इस वक्त एक्टिवेट हो जाएंगी जब कोई इन्वेजन होगा बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आएगा. नंबर 4, सेवरल रिएक्शन प्रोडक्ट्स कॉज्ड बाय प्लाज्मा क्लॉटिंग इन द इन्फ्लेम्ड एरिया. अब जब भी कोई डैमेज होता है जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, पोर्स उनके बड़े हो जाते हैं, उधर से डायबिटीज होती है, फिर टिश्यू मतलब ये प्लाज्मा भी उसमें से लीक करने लगता है ना और आने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो क्लॉटिंग प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उस प्लाज्मा में. अभी हमने प्लेटलेट्स नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से फिर यहाँ पे क्लॉटिंग भी होने लगती है. ठीक है, अब ना इन्फ्लेमेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है, आप ये डायग्राम देखें. मतलब टिश्यू में अगर कोई बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, वो मैक्रोफेज या एक्टिवेट करता है. टिश्यू में अगर आया तो मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देगा. एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है ना वो बनाते हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो कीमोटैक्सिन भी होते हैं. ठीक है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर बनाते हैं. TNF इज ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर. इंटरल्यूकिन 1 IL-1 जो इंटरल्यूकिन 1 है. GM-CSF ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. फिर GCSF इज ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. MCS-CSF इज मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ठीक है, तो ये सब फिर बोन मैरो पे एक्ट करेंगे और ज्यादा उसको स्टिमुलेट करके ये सारी ल्यूकोसाइट्स मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट ये सब बनाने लगेंगे क्योंकि उनकी जरूरत है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है. अब इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ये जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 है, राइट साइड में देखिए, एंडोथेलियल सेल्स फाइब्रोब्लास्ट लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा और ये भी बनाएंगे ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एक अलग से भी होता है, मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एंड दे विल also stimulate bone marrow to produce more granulocytes, monocytes, macrophages. ठीक है, तो इस तरह से होता है. और जो इन्फ्लेमेशन होती है, जैसे अगर कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले क्या होता है हमारे, अगर चोट लग जाए तो यहाँ पे रेड हो जाएगा, सूजन हो जाती है और दर्द होने लगता है ना. तो उसमें इन्फ्लेमेट यानी कि टिश्यू इंजरी हो गई और उसका जो रिएक्शन है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई कैपिलरीज. ठीक है, तो उसकी वजह से रेडनेस हो जाएगी. डायलेट हुई, उसमें से फ्लूइड बाहर निकलने लगा. फ्लूइड तो अंदर रहना चाहिए, अगर जो प्लाज्मा है लीक करने लगे और टिश्यू स्पेसिस में आ जाए तो स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि क्यों हो जाती है. तो स्वेलिंग हो जाएगी यानी कि एडीमा हो जाएगा जिसे हम कहते हैं. और फिर ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बन रहे हैं, जो कीमोटैक्सिन्स हैं, जो कीमोटैक्टिक करेंगे ताकि उधर टैक्सिस करेंगे ताकि ल्यूकोसाइट्स वहां पे आए और कॉम्बैट करें और किल करें बैक्टीरिया को, तो उसकी वजह से फिर पेन होता है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो है बहुत पेनफुल होते हैं. और जो जैसे इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ये बन रहा है इंटरल्यूकिन 1, ये सब पायरोजेनिक होते हैं तो उसकी वजह से बुखार हो जाता है, इन्फेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत अच्छी डायग्राम बताई हुई है, आप देखिए कि ब्लड वेसल्स बताई हुई है. सही है, किसी अगर टिश्यू में कोई आ गया है बैक्टीरिया जहाँ पे कीमोटैक्सिस सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और वहां पे उसने डैमेज शुरू कर दिया है और वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बन रहे हैं और वो अट्रैक्ट करेंगे यानी कीमोटैक्सिस करवाएंगे. ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, पोर्स बड़े हो जाएंगे, कैपिलरी पोर्स, वहां से डायबिटीज पहले मार्जिनेशन हो जाती है लिपोसाइट्स की, यानी कि जो वॉल है ना कैपिलरी की उसमें वो मार्जिनेशन हो जाती है. फिर उसके बाद डायबिटीज होती है, फिर सूडोपोडिया निकल आते हैं, फिर वो
क्या कहते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट, और फिर वो उसकी तरफ जा रहे हैं, आप देखें ल्यूकोसाइट्स भी जा रहे हैं और कितने सारे सेल्स जा रहे हैं टूवर्ड द कीमोटैक्सिस सोर्स, ताकि वहाँ पे उनकी ज़रूरत है तो वो फैगोसाइटाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज परमिएबिलिटी हो रही है, मार्जिनेशन हो रही है, डायबिटीज हो रही है, कीमोटैक्सिस सब्सटेंस की वजह से कीमोटैक्सिस हो रही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी डायग्राम है, इसको हमेशा याद रखिए। फैगोसाइटोसिस, अब वहां पे अगर पहुंच गए कीमोटैक्सिस से तो उन्होंने क्या काम करना है, जाहिर है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis must be selective of the material that is phagocytized, otherwise normal cells and the structures of the body might be ingested. ठीक है, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब ये तो नहीं कि वो हमारे नॉर्मल जो होल सेल्स हैं, सेल सेल्स हैं, उन्हीं को फैगोसाइटाइज करना शुरू कर दे। तो क्यों नहीं करता उसको? नंबर 1, मोस्ट नेचुरल स्ट्रक्चर्स इन द टिश्यू हैव स्मूथ सर्फेसेस। हमारे जो नॉर्मल एंडोथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है, सब स्मूथ हैं, which resist phagocytosis, but if surface is rough, likelihood of phagocytosis is increased. क्योंकि wear and tear भी तो हो रहा होता है ना हमारी एपिथेलियल एंडोथेलियल सेल्स में, तो जैसे ही वो रैक्ड होती हैं फैगोसाइटाइज होकर वो उधर से हट जाती हैं और फिर जो बराबर वाला सेल होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है, दूसरा माइटोसिस से बना देता है सेल। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस की वजह से फैगोसाइटाइज नहीं होते हमारे नॉर्मल होस्ट सेल्स। ऑप्सोनाइजेशन एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑप्सोनाइजेशन है, वो क्या होता है? नेचुरल सब्सटेंसेस हैव प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट्स दैट रिपेल द फैगोसाइट्स। ठीक है, मोस्ट डेड टिश्यू एंड फॉरेन पार्टिकल्स हैव नो प्रोटेक्टिव कोट्स व्हिच मेक्स देम सब्जेक्ट टू फैगोसाइटोसिस। तो हमारे जो नेचुरल सब्सटेंसेस है ना, उनमें प्रोटीन कोट है, और जो डेड टिश्यू फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी आ जाए तो उसके प्रोटेक्टिव कोट नहीं होता, इसलिए उसको फैगोसाइटाइज कर लेते हैं ये। Number 3, immune system of the body develops antibodies against infectious agent such as bacteria. The antibodies then adhere to the bacterial membrane and thereby make the bacteria susceptible to phagocytosis. अब हमने देखा था कि मतलब दो तरीके, शुरू की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, या तो वो खुद किल कर लेते हैं या फिर वो एंटीबॉडीज बनाते हैं या फिर सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट बनाते हैं, वो हम इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि जो एंटीबॉडीज बन रही हैं वो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में ना एडहेयर हो जाती हैं, और जब वो एडहेयर हो जाती हैं तो वो उस बैक्टीरिया को ज्यादा एपेटाइजिंग बना देती हैं फॉर दी मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स, तो उसको आसानी से वो खा जाते हैं मजा आ जाता है, चेरी ऑन टॉप समझ लें। उसको कहते हैं ऑप्सोनिन, यानी कि जो भी चीज ने बैक्टीरियल वॉल में एडहेयर होके उसको ज्यादा एपेटाइजिंग बना दिया मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस के लिए और जल्दी से उसने खा लिया, उसको कहते हैं ऑप्सोनिन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, टू डू दिस द एंटीबॉडी ऑल्सो कंबाइंस विद द C3 प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट कास्केड। ये भी हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, बस समझें कि प्लाज्मा प्रोटीन है, प्रोएक्टिव होती है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है ये एक्टिवेट हो जाता है, तो उनके नाम है C3 to C9 तक। तो C3 in turn attached to the receptor on the phagocytic membrane, thus initiating phagocytosis. This process is called opsonization. यानी कि एंटीबॉडी भी अगर कवर कर ले बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को तो वो एपेटाइजर बन जाएगा और जल्दी से खा जाएंगे उसको फैगोसाइट। इसी तरह C3 कॉम्पोनेंट जो है कॉम्प्लीमेंट कास्केड का, वो भी अगर बैक्टीरिया पे मेम्ब्रेन पे वो एडहेयर हो जाए तो फिर वो भी बहुत मजे का लगता है इनको हप करके खा जाते हैं। सही है, फैगोसाइटाइज कर लेते हैं आराम से। ऑप्सोनिन होते हैं ये, और प्रोसेस होता है ऑप्सोनाइजेशन। समझा क्या? Phagocytosis by neutrophils. अब स्पेसिफिक आप देख लें, on approaching a particle to be phagocytized, the neutrophil first attaches itself to the particle, then projects pseudopodia in the direction all around the particle. यानी कि पार्टिकल आया या पैथोजन आया, उसके सूडोपोडिया इधर से आया इधर से आया, फिर वो मिल गया तो पार्टिकल अंदर आ गया, फैगोसोम बन गया अंदर। ठीक है, then pseudopodia meet one another on the opposite side and fuse। ठीक है, this creates an enclosed chamber that contains the phagocytic particle। उसके साथ थोड़ा सा extracellular fluid भी आ सकता है। The chamber invaginates to the inside of the cytoplasmic cavity and breaks away from the outer cell membrane to form free-floating phagocytic vesicle। उसको हम कहते हैं phagosome। A single neutrophil can phagocytize 3 to 20 bacteria, then it dies। Phagocytosis by macrophage से कैसा होता है?
They develop from monocytes after entering the tissue. They are more powerful than neutrophils and each phagocytize about 100 bacteria. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. They are capable to engulf much larger particle, even whole RBC or malarial parasite. पूरे को खा जाते हैं ये. After digesting the particle, they extrude the residual products, often survive and function for many more months. Extrude यानी कि by exocytosis जब बाहर निकल जाएंगे. पहले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था एंडोसाइटोसिस कैसे होता है, एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है. दोनों एक्टिव प्रोसेसेस है, एंटीपी चाहिए उसके लिए. ठीक है. Once a foreign particle is phagocytized, अब phagocytized हो गया, हमने पढ़ा था ना. तो फिर जैसे ही कोई इस तरह की चीज एंडोसाइटोसिस से अंदर आती है तो लाइसोसोम फिर एम्प्टी करते हैं ना देयर कंटेंट्स टू हाइड्रोलाइज इट. जो हमारे साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम पड़े हुए हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था सारे ऑर्गेनल्स. Does the phagocytic vesicle then becomes a digestive vesicle. जैसे ही उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ गए लाइसोजाइम के, तो वो एक डाइजेस्टिव वेसिकल कहलाती है फिर. एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट द बैक्टीरिया. द लाइसोसोम ऑफ द मैक्रोफेजेस बट नॉट न्यूट्रोफिल्स कंटेन लाइपेजेस. यानी कि मैक्रोफेजेस के जो लाइसोसोम है ना, उनमें लाइपेज एक एंजाइम होता है विच डाइजेस्ट थिक लिपिड मेम्ब्रेन possessed by some bacteria such as tuberculous bacillus.